बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। इस मशीन में भ्रष्ट नेताओं की धुलाई होती है। बीजेपी की इस मशीन से नेताओं के सालों पुराने करप्शन धुल जाते हैं। बीजेपी का नारा है, हमारे साथ आओ, दाग धुलवाओ, खूब पैसे कमाओ। बीजेपी की ये मशीन लगातार चल रही है। इसमें सबसे ताज़ा धुलाई महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2021 में अजीत पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा, बेटे पार्थ की 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। बीजेपी की जादुई वॉशिंग मशीन चली, अजीत पवार के सारे दाग धुल गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सारी संपत्ति रिलीज कर दी। यहाँ तक आपने जो भी सुना वो मेरे अपने विचार नहीं है। ये तमाम आरोप कांग्रेस और अपोजिशन लगा रहा है बीजेपी पे। दरअसल 7 दिसंबर को मीडिया रिपोर्ट्स आने लगी और इन मीडिया रिपोर्ट्स में अजीत पवार को राहत मिलने की बात तैरने लगी। रिपोर्ट में पवार को 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति मामले में सीबीआई से राहत मिलने की बात थी। इसी के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी पर वॉशिंग मशीन होने के, करप्ट नेताओं को धुलने के, उनका करप्शन धुलने के आरोप लगाए। जिस मोदी जी ने अजीत दादा पवार के ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप किया था, 2 या 3 दिन में ईडी इनकम टैक्स ने उनकी प्रॉपर्टी क्लियर कर दी, क्योंकि वहां उनको वॉशिंग मशीन दिख रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और आगे हम आपको रिपोर्ट्स और डेटा के जरिए बताएंगे कि ये आरोप कितने सही या गलत हैं। ये भी बताएंगे कि ऐसे आरोपों पर बीजेपी का स्टैंड क्या रहा है, इस पर कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां क्या कहती आई हैं। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कांग्रेस की तरफ से उनके नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर ताज़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार जब विपक्ष में थे तब जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था। तब पीएम नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बुलाया था। तब देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा था कि अजीत पवार एक दिन चक्की पीसेंगे। रमेश ने यह भी कहा था कि बीजेपी के साथ आने से पहले अजीत पवार के खिलाफ कई मामले चल रहे थे, जैसे कि 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम, शुगर मिल स्कैम और कई और स्कैम शामिल थे, एलिगेशंस इनके। लेकिन बीजेपी के साथ आते ही ये मामले रोक दिए गए। ऐसे में आपका एक सवाल ये हो सकता है कि क्या विपक्ष बीजेपी पर सिर्फ इक्का दुक्का मामले होने की वजह से वॉशिंग मशीन होने का आरोप लगाते आया है? इसका जवाब नाम में है। जवाब नाम में होने के पीछे इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट 4 अप्रैल 2024 को पब्लिश हुई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 4 अप्रैल 2024 तक 25 ऐसे नेता हैं विपक्ष के जो बीजेपी के साथ आए, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले थे। इनमें से 23 नेताओं को राहत मिल गई किसी न किसी रूप में। ऐसा भी नहीं था कि बीजेपी में किसी एकाध पार्टी से इन नेताओं का माइग्रेशन हुआ हो या अलायंस हुआ हो। ऐसी तमाम पार्टियों के नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं और उसके पहले बीजेपी इन पार्टियों पर, इन नेताओं पर हमलावर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल होने के मामले में 10 नेता कांग्रेस, 4 एनसीपी, 4 शिवसेना, 3 टीएमसी, 2 टीडीपी, 1 समाजवादी पार्टी और 1 वाईएसआरसीपी से थे। एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाला बदलने की वजह से इन नेताओं को जो करप्शन के मामले चल रहे थे उसमें किसी न किसी रूप में राहत मिल गई। अप्रैल 2024 की इस रिपोर्ट के मुताबिक इन नेताओं से जुड़े 3 मामले बंद कर दिए गए, 20 ठंडे बस्ते में चले गए और जिन मामलों में जांच एजेंसियां पूरी तरीके से एक्टिव थी उनमें पूरी तरीके से इनएक्टिव हो गई। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि विपक्ष के मामले में यह ठीक उल्टा है। अब बात करते हैं अपोजिशन की, ऐसे नेताओं की जो बीजेपी के साथ नहीं है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि विपक्ष के मामले में यह मामला ठीक उल्टा है। इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस ने 2022 की अपनी एक और इन्वेस्टिगेशन का हवाला दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की इस इन्वेस्टिगेशन में यह निकल कर आया था कि 2014 से सीबीआई और ईडी ने जिन नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है उनमें से 95% नेता अपोजिशन के हैं। और अब आप जो सुनने जा रहे हैं इसके आगे, वो इस रिपोर्ट की पॉसिबली सबसे प्यारी बात होने जा रही है। दरअसल सीबीआई ने यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह और एक और पूर्व सीएम मायावती के खिलाफ अपनी जांच को एक दौर में स्लो कर दिया था, उसका रुख मोड़ दिया था। तब केंद्र में मनमोहन सिंह वाली यूपीए की सरकार थी और इस सरकार को मायावती और मुलायम सिंह का साथ चाहिए था। ऐसे में इनके खिलाफ जो मामले चल रहे थे 2009 के आसपास, इनको कमज़ोर कर दिया गया। ये वो दौर था जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सीबीआई का राजनीतिक लाभ के लिए तब गलत इस्तेमाल किया जा रहा था।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कमेंट से लगता है, ताज़ा कमेंट एक है जिसके बाद लगता है कि करीब एक दशक के बाद भी बहुत कुछ तो नहीं बदला। दरअसल 2013 में कोयला घोटाला मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस RM लोधा ने CBI को पिंजरे में बंद तोता कहा था। 2024 में 13 सितंबर को शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को जब जमानत देने की सुनवाई चल रही थी, तब जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि CBI को पिंजरे में बंद तोते की छवि को बदलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत समय नहीं हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने CBI को पिंजरे में बंद तोता कहा था, लेकिन तब से अब तक बहुत कुछ नहीं बदला। इस मुद्दे को उठाते हुए महाराष्ट्र के बड़े नेता शरद पवार ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने केंद्र सरकार पर नॉन BJP स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को, नेताओं को निशाना बनाने के आरोप लगाए थे। तब उन्होंने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और झारखंड के CM हेमंत सोरेन का नाम लेकर इन्हें निशाना बनाए जाने के आरोप लगाए थे। आपको पता होगा कि इन दोनों ही नेताओं को भ्रष्टाचार के कथित मामले में जेल काटनी पड़ी है। अगर वापस से BJP पर लगने वाले वॉशिंग मशीन के आरोपों पर लौटें तो रिपोर्ट में ये निकल कर आया था कि 2022 से 2023 के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियां, जो उनका मैक्सिमम फोकस था वो महाराष्ट्र पर था। महाराष्ट्र वही राज्य है जहां 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर अलग शिवसेना बना ली थी और बाद में BJP मतलब NDA में आ गए। महायुति उनके अलायंस को बुलाते हैं महाराष्ट्र में, और इनके साथ मिलकर वो महाराष्ट्र के CM बन गए। इसके एक साल बाद अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी NCP को भी तोड़ दिया और BJP वाले अलायंस में आ गए। हाल ही में हुए चुनाव में BJP वाले गठबंधन महायुति को महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत मिली है। राज्य में देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से CM बनाया गया है। एकनाथ शिंदे जो CM थे और अजीत पवार, इन दोनों को डिप्टी CM की कुर्सियां दी गई हैं। और हाल ही में खबर आई कि अजीत पवार को तो 1000 करोड़ के बेनामी संपत्ति मामले में राहत मिल गई। अजीत पवार के अलावा अगर बड़े नामों की चर्चा करें तो उन्हीं की पार्टी NCP के नेता प्रफुल्ल पटेल का भी कुछ ऐसा ही मामला था। ऐसा ही एक बहुत बड़ा नाम असम के CM और नॉर्थ ईस्ट में BJP के प्रोबेबली सबसे बड़े नेता हिमंता बिस्वा शर्मा का भी है। 2015 में कांग्रेस से BJP में शामिल हुए थे हिमंता, और 2014 और 15 में उनका नाम भी शारदा चिट फंड स्कैम से जोड़ा गया था। ऐसे ही मामले में 2014 में उनके ऊपर CBI की रेड पड़ी थी, लेकिन बाद में उनसे जुड़े जितने भी मामले थे वो ठंडे पड़ गए। NCP के एक और नेता हैं हसन मुशर्रफ, उनका भी मामला NCP के बाकी नेताओं जैसा रहा। जैसे ही वो BJP के करीब आए उनसे जुड़े मामले ठंडे पड़ गए। यही बात शिवसेना और NCP के कई और नेताओं के मामले में भी लागू होती है। कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं अमरिंदर सिंह, वो भी बाद में BJP में शामिल हुए और उनके बेटे के इन एंड अराउंड जो मामले चल रहे थे वो तमाम मामले ठंडे पड़ गए। यही हाल TMC के जो एक बहुत बड़े नेता थे एक ज़माने के, शुभेंदु अधिकारी, उनके ऊपर भी करप्शन के एलिगेशंस थे, लेकिन वो तमाम एलिगेशंस बाद में ठंडे पड़ गए। अगर हाल के डेवलपमेंट की बात करें तो 16 अक्टूबर को आई मीडिया रिपोर्ट्स में पता चला कि ED ने चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दे दी। आंध्रा के CM चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ स्किल डेवलपमेंट घोटाले का मामला चल रहा था। ED ने कहा कि उनको इस घोटाले में नायडू और घोटाले के बीच का कोई लिंक नहीं मिला। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार चलाने के लिए BJP को नायडू की ज़रूरत है और इसी वजह से उनको क्लीन चिट दे दी गई है। अगर ऐसे आरोपों पे BJP के स्टैंड की बात करें तो एक बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इसी से जुड़ा सवाल किया गया था। जवाब में उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी सबका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की ओर से वॉशिंग मशीन बताए जाने पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी एक बार सवाल हुआ था और इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि चलिए कम से कम अपोजिशन ये तो कबूल कर रहा है कि उनके कपड़े मैले हैं। तो हमने अपने डेटा ड्रिवन स्टोरी में आपको ये बताया कि जो ये एलिगेशन लगता है वॉशिंग मशीन होने का BJP के ऊपर, उससे जुड़ी जो रिपोर्ट्स हैं, उससे जुड़ा जो डेटा है वो क्या है। कमेंट बॉक्स में आप इस मामले पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं। ये सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।